मेरे से कुछ नहीं पूछना है, अगर आप लोगों का सारा क्लियर है तो आप लोग मेरे को बताओ। पीईडी में भी निगेटिव, वेरी गुड। किसी ने ये चीज पूछा है कि पीईडी निगेटिव हो सकता है क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निगेटिव हो सकता है क्या? तो आई थिंक कि आप मेरे क्लास में, कल के क्लास में नहीं थे। प्राइस इलास्टिसिटी जब आप E11 निकालते हो ना, तो ये ऑलवेज निगेटिव आता है, ये ऑलवेज निगेटिव आता है। लेकिन हम लोग इसका मॉड लेते हैं। क्यों मॉड क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। मैग्नीट्यूड से क्यों मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है कि 1% जब आपका डिमांड, 1% प्राइस चेंज होगा, तो कितना परसेंट डिमांड चेंज होगा, यही तो पीईडी बताता है, यही तो E11 बताता है। तो E11 हमेशा निगेटिव आता है। E11 का हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं और तब हम लोग उसको पॉजिटिव बनाते हैं। E11 हमेशा निगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है कि जब आपका डिमांड इंक्रीज होगा, मतलब प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। तो जब आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करोगे, तो ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस करोगे, तो अगर प्राइस आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस पॉजिटिव है तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड निगेटिव होगा, तभी तो ये हमेशा निगेटिव आएगा। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका निगेटिव है तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपका पॉजिटिव होगा, तभी तो ये निगेटिव आएगा। तो ये ऑलवेज निगेटिव होता है। अब क्लियर हो गया आपका कि पीईडी वैल्यू कैन बी निगेटिव और नॉट? पीईडी निगेटिव भी होता है, उसका हम लोग मॉड लेते हैं और फिर उसको हम लोग, ओके। चलिए, आप लोग का ऐसा डाउट आता है तो वेरी गुड, आप लोग अपना डाउट पूछते रहें, ताकि इससे आप, आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी डाउट क्लियर हो जाता है। अब आप लोगों को कुछ नहीं पूछना है तो चलिए, आप लोग मुझे दो क्वेश्चन बना के बताइए। अगर आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन बना दिया तो मुझे लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। चलिए, बट कोई चीटिंग नहीं करेगा यहाँ पे। आप लोग सबको ये देखो, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। कंपनी ए, मैं रीड भी कर देता हूँ। कंपनी ए हैज रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर फ्रॉम 6 to 4, सो द इंक्रीज इन रीडर इज फ्रॉम 15,000 to 25,000 इन अ वीक। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? और ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और इसमें आप मुझे नेचर ऑफ द स्लोप भी बताएंगे कि नेचर ऑफ द स्लोप इसका क्या होगा। किसी का आया आंसर? यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, और कितने लोग हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है? 0.75, 1/3, 1/3। ओके, 0.75। नहीं, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है। नो सर। 1/2, थोड़ा सा। टू, किसका टू आया? वानी, वानी आपका करेक्ट है। अरे वंडरफुल, मुदस्सिर आपका भी करेक्ट है। मीर इकबाल, एक बार आप फिर से देखो।
वानी आपने पहले गलत किया था, बाद में आपने सही कर लिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखिए, जिससे नहीं बना है उनको मैं समझा देता हूँ। रेसिप्रोकल करना था, हाँ रेसिप्रोकल करना था, जो आपने गलत कर दिया था शुरुआत में। पहले आपने रेसिप्रोकल नहीं किया था। कंपनी ए हैज रिड्यूस द प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर फ्रॉम 6 to 4। तो प्राइस क्या हुआ है? चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है? अगर आप ऐसे देखोगे तो E11 क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू बाई Q1 अपॉन डेल्टा पी बाई P1। डेल्टा P1 बाई P1। डेल्टा क्यू बाई Q1 क्या है? तो डेल्टा क्यू क्या हुआ है? तो 15,000 से 25,000 हो गया, तो चेंज कितना है? 10,000 का। और ओरिजिनल क्या था? तो 15,000 अपॉन डेल्टा पी क्या है? तो चेंज कितना हुआ है? 6 to 4 हो गया है। पहले 6 रुपीज था, बाद में 4 रुपीज हो गया, -2 का। और ओरिजिनल क्या था? 6। तो आप ये देखो, अगर ये क्या है, 2/3 है, तो ये 2/3 इंटू 6/-2। ये -2 से -2 कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया, ये क्या आया? -2 आया। तो -2, इसमें मैंने पूछा ना कि नेचर ऑफ द स्लोप आपको बताना है। नेचर ऑफ द स्लोप क्या है आपका? ये तो E11 का वैल्यू क्या आ गया? मॉड ऑफ -2, दैट इज 2। नेचर ऑफ द स्लोप क्या है आपका? जेंटल। इन इलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक तो है ही। इससे तो आपको पता चल गया कि ये इन, इससे आपको क्या पता चला? इन इलास्टिक। किसने बताया इन इलास्टिक? ये इलास्टिक है। 2 आ रहा है, इट्स 2। तो 2 का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 1, तो इट्स इलास्टिक। और नेचर ऑफ द स्लोप क्या हो गया? जेंटल स्लोप। जब इलास्टिक होगा तो स्लोप कैसा होगा? हमेशा जेंटल होगा। जब इन इलास्टिक होगा तब तो आपका स्लोप स्टीप होगा। और मुदस्सिर, आपने सही बनाया था, फिर आपने गलत क्यों बता दिया? चलिए, आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन सबको अब सेकंड क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए पहली बार में भी। मुदस्सिर, आपका आया 3। ओके, ठीक है मुदस्सिर, आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन में किसी को टाइम नहीं लगना चाहिए। जिसका भी टाइम लग रहा है, मतलब थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। ये तो सामने में दिख रहा है इसका आंसर। वानी, आपका भी 3 आया। पूरा क्वेश्चन पढ़ो ना आप लोग। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी एंड कमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू पे भी कमेंट करो ना, रेवेन्यू क्या होगा। जिसका जिसका 3 आ रहा है सबका करेक्ट है। 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या दे रखा है? 5, और परसेंटेज चेंज इन डिमांड 15। तो यहाँ पे दे ही रखा है, ये 15% है, 5% है। तो -15/5, दैट इज -3। उसका मॉड लोगे तो 3 आएगा। तो नेचर आपको कमेंट करना है। फॉल रेवेन्यू, अरे वंडरफुल। यहाँ पे ऐसे भी लिख रखा है कि दे हैव, प्राइस आपका इंक्रीज होगा तो सेल में क्या होगा? डिक्रीज हुआ ना। डिमांड इज प्राइस इलास्टिक, हियर द रेवेन्यू विल फॉल। अरे वंडरफुल, सबको, जो भी जिसका जिसका 3 आ रहा था सबका सही है। डिमांड इज प्राइस इलास्टिक, अरे वाह, वेरी गुड। नेचर ऑफ द स्लोप क्या होगा? जल्दी से बता दो आप लोग, नेचर ऑफ द स्लोप क्या होगा? मैं इतना सारा आप लोगों को क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि आप लोग भूलोगे ही नहीं। नेचर ऑफ द स्लोप, जेंटल, वंडरफुल। चलो, सबका आप लोग का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी। अब देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है।
ये वाला कॉन्सेप्ट, ये मैं भी आप लोगों को समझा देता हूँ और आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज खत्म हो जाएगा। ये देखो, ये क्या है, ये आपका प्राइस है और ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है। ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। ये डिमांड कर्व का जो मिड पॉइंट होगा E11, इसकी वैल्यू 1 होगी। ये बताओगे आप लोग कि E11 यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, E11 यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा। किसने बताया, 0। अरे वाह, AI 0, वंडरफुल। तो यहाँ पे क्या होगा E11 की वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा E11 की वैल्यू, यहाँ पे इन्फिनिटी मैक्सिमम। अरे वाह, इन्फिनिटी, वेरी गुड। तभी तो मैंने क्या बात पढ़ाया है कि एट लोअर प्राइस इलास्टिसिटी इज लो, मीन्स इट इज इनइलास्टिक। एट हायर प्राइस इलास्टिसिटी इज हाई। जब प्राइस लोअर होता है तो इलास्टिसिटी कम होता है, जब प्राइस ज्यादा होता है तो इलास्टिसिटी क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पे देखो, ये तो हाईएस्ट प्राइस हो गया तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। और ये तो लोएस्ट प्राइस हो गया तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हुआ, 0। तो इसके बीच में इलास्टिसिटी क्या होगा, 0 से आप बढ़ रहे हो इन्फिनिटी तरफ, बीच में यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसके बीच में जो इलास्टिसिटी होगा वो क्या होगा, तो E11 की वैल्यू क्या होगी, <<1। और इसके बीच में जो इलास्टिसिटी होगा वो क्या होगा, E11 की वैल्यू होगी <<1। <>1। ठीक है, ये समझ आ गया। तो इसलिए कभी कभी ये एग्जाम में इस तरीके से आपको दे के पूछ लेगा कि बिटवीन दिस, जैसे यहाँ पे नंबरिंग दे देगा A B C, दे देगा B इज द मिड पॉइंट, सो द इलास्टिसिटी बिटवीन B एंड C विल बी <<1 और <>1, तो इट विल बी <<1। ठीक है, इसलिए इसको जब आपको इलास्टिसिटी निकालना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर सिगमेंट अपॉन अपर सिगमेंट। अपर सिगमेंट, जैसे अगर यहाँ पे इलास्टिसिटी निकालना है तो दिस सिगमेंट अपॉन दिस सिगमेंट, लोअर सिगमेंट अपॉन अपर सिगमेंट। तभी तो E11 की वैल्यू 1 है, तो लोअर सिगमेंट भी क्या है, इक्वल है, और अपर सिगमेंट भी इक्वल है, तभी यहाँ पे बीच में 1 आता है। जब आपका लोअर सिगमेंट क्या होगा, छोटा होगा और अपर सिगमेंट बड़ा होगा, तब E1 की वैल्यू क्या होगी, <<1। जब आपका लोअर सिगमेंट बड़ा होगा और अपर सिगमेंट आपका छोटा होगा तो E11 की वैल्यू <>1 होगी। तो जब आपने यहाँ पे लिखा E11 की वैल्यू <>1, तो आपका लोअर सिगमेंट की, अगर यहाँ पे आप चेक कर रहे हो तो आपका लोअर सिगमेंट तो ये है और अपर सिगमेंट क्या है, ये है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये <>1 होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट किसको समझ आया और किसको नहीं समझ में आया। सर रिपीट कीजिए फिर से। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। E11 को हम लोग लोअर सिगमेंट अपॉन अपर सिगमेंट भी बोलते हैं। ये तो आपको समझ आ गया ना कि ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये इन्फिनिटी होगा, इसके बीच में <>1 होगा और इसके बीच में <<1 होगा। ये वाला समझ आ गया सबको, इसमें भी किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि E11 को लोअर सिगमेंट अपॉन अपर सिगमेंट भी बोलते हैं, क्लियर, ओके। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जैसे निकाल रहे हो यहाँ पे, तो ये <<1 इसका वैल्यू आना चाहिए। तो लोअर सिगमेंट आप देखो ये है और अपर सिगमेंट क्या है, ये है। तो लोअर सिगमेंट आपका छोटा है और अपर सिगमेंट आपका बड़ा है, तो लोअर सिगमेंट अपन अपर सिगमेंट, तो न्यूमरेटर आपका छोटा है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, तो ये वैल्यू हमेशा <<1 आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे निकाल रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपका ये वैल्यू क्या होगा, <>1 आना चाहिए। तो आप ऐसे भी चेक कर रहे हो कि आपका लोअर सिगमेंट क्या है, जो इसके नीचे है ये लोअर सिगमेंट, अब आपका लोअर सिगमेंट क्या हो गया, बड़ा हो गया, और आपका अपर सिगमेंट क्या है, छोटा है। तो अब लोअर सिगमेंट बड़ा है मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, और आपका अपर सिगमेंट डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर छोटा है। तो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो अब ये वैल्यू क्या होगी, <>1 होगी। तो इलास्टिसिटी को आप लोअर सिगमेंट अपॉन अपर सिगमेंट से भी डिफाइन करते हो। अब समझ आया।
अभी भी डाउट है? क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हुआ? समझ आया? जिसको डाउट था उसका भी क्लियर हो गया? यस सर। वानी, आप मुझे बोल रहे हो रिपीट करने के लिए, क्या समझ नहीं आया वानी आपको? यहाँ पे आप देखो मैंने क्या बताया, ये वाला तो समझ आ गया सबको, ये आपसे ही पूछ पूछ के मैंने ये सब चीज लिखा है। उसके बाद E11 क्या बताया मैंने कि E11 को लोअर सीगमेंट अपन अपर सीगमेंट भी बोलते हैं। अगर मुझे इसके बीच में कोई भी पॉइंट है, ये E11 यहाँ पे बी जो है ना ये मिड पॉइंट है, ठीक है? तो बी और सी के बीच में कोई भी पॉइंट होगा तो वो लेस देन 1 होगा, और बी और ए के बीच में कोई भी पॉइंट होगा ग्रेटर देन 1 होगा। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे मुझे निकालना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी, डी पे। तो डी और सी और डी और ए, तो E11 एट डी क्या होगा? तो E11 एट डी क्या होगा? लोअर सीगमेंट डी सी अपॉन अपर सीगमेंट डी ए। तो डी सी बड़ा कि डी ए बड़ा? डी ए बड़ा। तो जब डी ए बड़ा है और डी सी छोटा है तो इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगा ना। अगर सपोज करो हमें यहाँ पे निकालना, इसका नाम दे दिया हमने जे, ठीक है? तो अब E11 एट जे क्या होगा? लोअर सीगमेंट अपॉन अपर सीगमेंट, लोअर सीगमेंट क्या होगा? जे सी, और अपर सीगमेंट क्या हो गया? जे ए। अब आप ये बताओ जे सी बड़ा कि जे ए बड़ा? तो जे सी बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। समझ आ गया वानी आपको? पिक्चर वंस क्लियर, सबको समझ आ गया? ठीक है, अब मैं देख लो, मैं यहाँ पे यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ए बी इज द डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द लोअर सीगमेंट डिवाइडेड बाय द अपर सीगमेंट, दिस इट इज इक्वल टू यूनिटी एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पे क्या होगा? यूनिटी। अगर मिड पॉइंट आप यहाँ पे सी नाम दे रहे हो तो सी बी अपॉन सी ए, ये मिड पॉइंट है तो सी बी और सी ए दोनों इक्वल हो गया, तभी तो E11 यूनिटी आया। तो दिस इज इक्वल टू यूनिटी एट मिड पॉइंट। सो एज वी गो डाउन द इलास्टिसिटी डिक्लाइन, तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इलास्टिसिटी क्या होगा? कम होगा। इलास्टिसिटी एकदम लोएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इलास्टिसिटी बढ़ेगा, और इलास्टिसिटी एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब आप लोग बताओ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कुछ भी आप लोग को ऐसा लगा जो रह गया? कुछ भी आप लोग को ऐसा लगा जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ? कितनी तरीके का ग्राफ मैंने आपको बताया, इस ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे? आप लोग इसमें कोई डाउट है? अब जब ये खत्म हो जाएगा ना आपका प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी, तो फिर मैं जैसे उस दिन आपको एमसीक्यू करवाया था ना, फिर मैं एमसीक्यू 10-12 क्वेश्चन का एमसीक्यू लेके आऊंगा, फिर मैं आपको करवाऊंगा। ये बताओ अभी तक कोई डाउट हुआ? आप आज के क्लास में आपको कोई डाउट रहा? नो सर क्लियर, नो सर। सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? यस सर समझ आया। ओके, आज आप लोगों में से मुझे कॉल किसने किया था? यू आर सुपर सर। अरे सुपर आप लोग हो जो आप लोग को एक बार में समझ आता है। किसी ने आज मुझे कॉल किया था और मेरे से वो पीडीएफ मांग रहे थे कि सर आप एक बार में ही पूरा पीडीएफ अपलोड कर दोगे? तो अच्छा, आज क्लास नहीं आया है जिसने कॉल किया था मुझे? ठीक है, थैंक यू सर, ग्रेट सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसका रिकॉर्डेड सेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू। कोई डाउट नहीं है? सारा डाउट क्लियर है? ओके, ठीक है, फिर हम लोग कल क्लास में आगे पढ़ेंगे। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू। बाय ऑल ऑफ यू। बाय।